नमस्ते एवरीवन। मैं जब तक शुरू कर रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, आई जस्ट introduce myself. As Girish sir has said, I'm working on text summarization in Sanskrit. और आज हम जिन चीज़ों पे थोड़ा क्विकली चर्चा करेंगे वो टेक्स्ट समराइजेशन के टाइप और टेक्स्ट समराइजेशन करते कैसे हैं उन पे जरा हम बात करेंगे, ठीक है। तो we will be the flow of my presentation is shall be, I'll start with the with five basic questions. हम उससे शुरुआत करेंगे और वही मोटा मोटी तौर पे मेरी प्रेजेंटेशन का जिस्ट रहेगा इस बार थ्रू आउट. Give me just two more minutes while the internet is configuring. Something has happened here. Uh, इस बीच मैं कुछ बेसिक पृष्ठभूमि अगर टेक्स्ट समराइजेशन के आपके समक्ष रखूं, तो वो ये है कि टेक्स्ट समराइजेशन में आमतौर पर हम एक बड़े से टेक्स्ट को, बहुत लंबा कोई टेक्स्ट होता है, उसको हम शॉर्टेंड फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, या ये हमारा टास्क रहता है. अब आप जब भी कोई कॉन्फ्रेंस में एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करते हैं या कुछ पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो आपको याद पता होगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं वहां पर. और एब्स्ट्रैक्ट इसलिए लिखते हैं ताकि जो कमिटी है या कोई भी जो रिसर्चर है, अगर वो कभी आपका पेपर पढ़ना चाहें या शॉर्ट में जल्दी में सर्च करना चाहें, तो एब्स्ट्रैक्ट दे कम इन हैंडी दो, राइट. यही कुछ गोल लेकर टेक्स्ट समराइजेशन की फील्ड की शुरुआत हुई थी कि हम लंबे टेक्स्ट से हम बहुत सालों से डील करते आ रहे हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कभी टेक्स्ट नहीं था या हमारे पास हम हमेशा से छोटे टेक्स्ट इतने जल्दी से पढ़ के समझ लेते थे. The problem of reading and understanding a long text has always been there in the human reading history. तो हम कई बार कहते हैं अरे 600 पन्ने की किताब है यार, कैसे समझेंगे. आजकल न्यूज़पेपर के लिए एक InShorts ऐप आ रहा है. तो InShorts क्या करता है, न्यूज़ को शॉर्ट समरी में दे देता है. दैट अगर आपके पास वो ऐप है, दैट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो समराइजेशन का प्रोसेस वहीं से शुरू होता है. समराइजेशन इज दैट ओनली a long text that has been shortened. तो इस पे मैं PhD कर रही हूँ प्रोफेसर गिरीश नाथ झा जी के अंडर, और हमने उस पे अब तक जो काम किया है, मैं उसी के दरमियान आपको कॉन्सेप्ट्स और आदि का परिचय दूंगी. और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम आज उस पे बात करेंगे. और उसके बाद यदि हम एक छोटे से टूल का डेमो देखेंगे, और डेमो के बाद वी विल देन मूव ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, सो हियर इज माय PPT. I'll just start. Okay. So text summarization and generation, these are the five questions. I can see it on my screen. सबको दिख रहा है? हाँ. मेरे हिसाब से थोड़ा सा लैग है, so kindly bear with this. I don't know why. मेरे पास ये 5 questions हैं: what, why, which, how and where. और आखिरी जो blank screen है, blank है, वो that is for you all. That is, you will give me questions and I will answer. So that is why it has been left blank. I will only fill it in when I have your questions. Okay. So इस स्क्रीन को एक बार देखिए. ये मैंने अपने संस्कृत jnu.ac.in वेबसाइट से संस्कृत प्रोज के सेक्शन से लिया है. आप अभी इसको शायद पूरा ना पढ़ पाए, ये सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए आपको. अब मैंने इस लंबे से टेक्स्ट को, जैसा मैंने अभी पृष्ठभूमि में अपने बताया, हमने 4 लाइंस में बदल दिया, ठीक है. एक कोई व्यक्ति है, उनकी पत्नी उससे कुछ बोलना चाह रही है और वो संन्यास लेना चाहती है, आदि इत्यादि. तो पति थोड़ा सा घबराया कि मेरा खाना कौन देगा, ठीक है. ये जो लोग संस्कृत इतर क्षेत्रों से हैं उनके लिए है कि ये उस कहानी का थोड़ा आरंभिक तौर पे आरंभिक कुछ पैराग्राफ्स का. तो उस पूरी बात को एक एक लाइन में हमने यहाँ लिख दिया. ओके, ये हमारा जो प्रोसेस किया हमने, दिस इज समराइजेशन. ओके, तो जो व्हाट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. सो वी आर टॉकिंग ऑफ टेक्स्ट समराइजेशन. ओके, एंड टेक्स्ट समराइजेशन की मैं परिभाषा से शुरू करना चाहूंगी. एक बहुत ही प्रसिद्ध, जो लोग रिसोर्सेज नोट कर रहे हैं उनके लिए मैं ये किताब सजेस्ट करना चाहूंगी, ऑटोमेटिक एडवांसेस इन ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन. इसमें वो एक बेसिक सी बात कहते हैं कि परिभाषा इसकी यही है कि हम और आप, मैं और आप सब, हम लोग जैसे समराइजेशन शब्द सुनते हैं तो हम कहते हैं अरे ठीक है, नोटबुक निकाल लो, पढ़ो और उसकी समरी कर दो. पर पारिभाषिक तौर पे क्या है कि हम एक टेक्स्ट लें
और यदि आप इस परिभाषा को पढ़ रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो टेक्स्ट है जिसे हमें समराइज करना है, उसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना, ओके, ये आप कह सकते हैं कि ये इसकी गूढ़ बात है समराइजेशन की। मतलब हमें समराइजेशन तो करना है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उस समरी में वो सब आए, वे सारे तत्व आए जो उसमें कहे गए हैं, ओके। और वो इम्पोर्टेंट होने चाहिए, तभी वो समरी जो है वो सिद्ध कहलाएगी। तभी कहा जाएगा कि समरी जो है यूजेबल है, रीडेबल है। क्यों? क्योंकि समरी में आपको एक बार में पढ़ के ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ओके। एक और परिभाषा दी थी उसी पुस्तक में, एक और अन्य लेख है जो पहला इंट्रोडक्टरी लेख है कैरन स्पार्क जोन्स का। उसमें वो कहते हैं कि रिडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स टेक्स्ट। तो रिडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हम सोर्स टेक्स्ट यानी जो लंबा सा टेक्स्ट हमें मिला, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर दें, इसे परिवर्तित कर दें, लेकिन कैसे? रिडक्टिव तौर पर, यानी उसको कम करें उसके साइज में, आकार में। पर ये कम कैसे करें इस आधार पे? तो आप आखिरी लाइन देखिए, generalization, content reduction on based on generalization on what is important in the source। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो ये मेरी पीएचडी का काम है, तो मुझे आपको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे बताना भी है कि मैं कैसे कर रही हूँ या मैंने कैसी पृष्ठभूमि ली है। लेकिन आपके लिए भी ये जानना जरूरी है, यदि आप में से कोई आगे इस क्षेत्र में काम करना चाहे, तो ये स्कॉलरली बैकग्राउंड है, व्हाट स्कॉलर्स हैव थॉट अबाउट ऑफ दिस फील्ड। मैंने इसमें बहुत बैकग्राउंड नहीं रखा, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आधिकारिक तौर पर टेक्स्ट समराइजेशन का आरंभ मानते हैं इस क्षेत्र में, वो मानते हैं 1958 से। वो है HP लन का एक पेपर है, ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ लिटरेचर एब्स्ट्रैक्ट्स। ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ लिटरेचर एब्स्ट्रैक्ट्स, साइंटिफिक आर्टिकल्स एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे ही कुछ है, मैं भी शब्दावली थोड़ी सी आगे पीछे भूल गई, लेकिन ये वो उनका पेपर था। और इसमें उनका वही आधार था समरी करने का जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, कि हमारे पास रिसर्च पेपर्स आते हैं, और उस वक्त 1958 में, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी और लोग पेपर एक तौर पे लिखते थे फिर दे देते थे, हर कोई उस वक्त एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखता था। तो एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिया जाए कि साइंस के पेपर से हम कैसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट निकालें, कि क्योंकि साइंस की रिसर्च में, पीएचडी में टाइम कम है, हम सब जानते हैं पीएचडी में टाइम कम रहता है, पढ़ना बहुत होता है। तो जब कोई समरी नहीं दे रहा, तो हम ऐसी समरीज उसमें से एब्स्ट्रैक्शन जनरेट करें कि हमें एक बार में पढ़ के समझ आ जाए कि इसमें कहा क्या गया है। और ये उस मैं फिर से आइटरेट कर रही हूँ कि आपको बहुत जरूरी है ये बताना कि उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि ये पेपर, ये पत्र बिना पढ़े भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें जरूरी तत्व क्या है और क्या वो मेरे लिए आवश्यक है, क्या वो मेरे लिए यूजफुल है या नहीं, मैं पढ़ूं कि नहीं इस पूरे पेपर को। तो ये वो बिंदु थे जहां से इसकी शुरुआत हुई। आप कहेंगे फिर ये तो आजकल हम एब्स्ट्रैक्ट लिख के दे देते हैं, हमें क्या जरूरत है? तो ये सिर्फ उस काल की जरूरत के अनुसार इस क्षेत्र की शुरुआत हुई, लेकिन आज हम इसमें एक बहुत बड़ा बूम देख रहे हैं। हमारे पास इतना सारा लिटरेचर है, हमें उसे समराइज करना है। तो ये 3 प्रकार हैं उसके। मैं तीसरे पे डिटेल डिस्कशन करूंगी। सर, इज देयर अ लैग इन माय स्क्रीन शेयरिंग? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि देर से जा रहा है मेरा, शायद 1-2 सेकंड का लैग है। तो टेक्स्ट समराइजेशन तो हमारा ब्रॉडर फील्ड है। समराइजेशन कई प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट वर्सेस मल्टीमीडिया जो आप देख रहे हैं ना, वो समराइजेशन के 2 प्रकार हैं। तो हम तो पहले वाले पे ही जा रहे हैं, टेक्स्ट समराइजेशन। एक मल्टीमीडिया समराइजेशन होता है कि एक वीडियो चल रही है और मशीन ने वीडियो देखी और उसको समझा दिया कि ये क्या हो रहा है इस वीडियो में। तो वो मेरा डोमेन नहीं है, उस पर आज हम चर्चा नहीं कर सकते, हम कर भी नहीं पाएंगे। वो एक अलग, अभी आपने सर से कंप्यूटर विजन और इन सब के बारे में बात की, तो उस पर हम फिर से कभी चर्चा कर लेंगे। तो जब टेक्स्ट चुन लिया पहले वाले में से, तो सिंगल वर्सेस मल्टी डॉक्यूमेंट। सिंगल यानी एक डॉक्यूमेंट है, छोटा सा है, वो लंबा है, मतलब ऑब्वियसली उसमें कई सारी पंक्तियां हैं, पर वो एक ही है, एक डॉक्यूमेंट है या एक ही विषय से संबद्ध है, उसका हम समराइजेशन दें। और एक होता है मल्टी डॉक्यूमेंट, 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सारे हैं, कई विषय है, लंबा है, आदि इत्यादि। और फाइनली जो आधार है कि आप कैसी समरी जनरेट करना चाहते हैं, वो उसके आधार पर एक्सट्रैक्टिव वर्सेस एब्स्ट्रैक्टिव समरी है।
ये तीसरा आधार है। और मेरा जो शोध का विषय है, जो कि आज की मेरी प्रेजेंटेशन का भी केंद्र है, वो तीसरा टॉपिक है। तीसरा जो हमने विभाजन किया है ना, हमने नहीं, ये स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड विभाजन है, तो वो एक्सट्रैक्टिव वर्सेस एब्स्ट्रैक्टिव के सेंस में है। इस पे हम आज बात करेंगे। और मेरा जो शोध है वो एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन पे। अभी आपको ज्यादा बहुत क्लिष्ट ना लगे, इसके लिए मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ। एक मेरा अनुरोध है आप सबसे, जो लोग देख रहे हैं लाइव, आप में से अगर कोई जो रुचि रखते हो, मैं चाहूंगी, क्योंकि लाइव नहीं है पर मैं यूजुअली अपने ऑडियंस से इंटरैक्ट करना पसंद करती हूँ, आप अपने पास एक पेपर और पेन रखें। हम थोड़े थोड़े छोटे से कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे बीच में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है, आपको याद रहे एटलीस्ट इस सेशन के बाद कि आपने कुछ किया था, इस सेशन में लिखा था। तो हम इसको जरा उस हिसाब से करेंगे। ओके, ये 3-4 कारण है, वो मैंने अभी आपको बता दिए कि क्यों टेक्स्ट समराइजेशन प्रसिद्ध हो रहा है। मेन कारण जो आज है, जो कि आप में से, मैंने कहा ना, आप में से किसी को ये होगा कि अब तो हम रिसर्च पेपर में लिखते हैं समरी, तो हम क्यों करें ये समराइजेशन टूल। वो इसलिए क्योंकि आज इंटरनेट बढ़ गया है और आपके पास लार्ज टेक्स्ट अवेलेबल है ना। आपका ब्लॉग लिखते हैं कई लोग, फेसबुक स्टेटस इतना लंबा लिख देते हैं कि ये पता ही नहीं चलता अरे पढ़ना भी है कि नहीं। ट्विटर में वो भी बात नहीं है, लेकिन ट्विटर में भी थ्रेड में लोग बहुत बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टेक्स्ट ना आजकल लोग बहुत लिख रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए अगर ऐसा टूल हो जो एक बार मैं आपको बता दे कि देखो इसमें ये बातें हैं, पढ़ना चाहते हो कि नहीं, कि कुछ और करना है, तो उसके लिए फिर टेक्स्ट समराइजेशन आवश्यक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो उस वक्त नहीं थी, पेपर सारे लिखे फॉर्म में, पेपर यानी कि जो फिजिकल पेपर होता है उस पे थे। तो उसको अगर हम चाहते थे कि मशीन से हम टेक्स्ट समराइज करवाएं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक था कि टेक्स्ट समराइजर जो है वो उसको पढ़ सके। लॉजिक समझ आ रहा है बात का? मशीन को हमारा समराइजेशन, क्योंकि एनएलपी का टूल है, ये तो हम, आई होप ये क्लियर था आप सबको, अगर मैंने नहीं बताया तो मैं फिर से बता दूं। ह्यूमन समराइजेशन की बात हम नहीं कर रहे, हम एनएलपी की कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली उस वर्कशॉप में। तो जब मशीन से करवाना है, यही मतलब हुआ। तो जब मशीन से करवाना है समराइजेशन, तो मशीन को पहले पढ़ना तो आना चाहिए। एचपी लर्न के जमाने में ये चीज करनी पड़ती थी, आपको मशीन रीडेबल टेक्स्ट, रिटन टेक्स्ट से बनाना पड़ता था। अभी जैसे आपने सर का ओसीआर का सुना है ना, इमेज में से आप टेक्स्ट निकालना चाहेंगे, ऐसी ही कुछ समस्या और भी क्लिष्ट तरीके से उस टाइम थी। आज हमारे पास एक बेनिफिट है कि वी हैव लार्ज इंटरनेट पे अवेलेबल टेक्स्ट, और वो सारे टेक्स्ट यूनिक कोड में मोस्टली टाइप हो रहे हैं। तो आप लिंक देख रहे हैं पिछले लेक्चर से आज के लेक्चर का, आपके पास इंटरनेट का यूनिकोड का टेक्स्ट है, यूनिकोड आपको समझ आ रहा होगा। आपने ओसीआर पढ़ा, ओसीआर में से टेक्स्ट है, तो समस्या समझ आ रही होगी कि पहले क्या था और टेक्स्ट को मशीन फॉर्म में कन्वर्ट करने का की समस्या क्या है। इन दो चीजों को अगर आप पिछले लेक्चर से लिंक करते चले, तो टेक्स्ट समराइजेशन की पृष्ठभूमि समझेंगे। तो इसलिए लार्ज टेक्स्ट समराइजेशन करना पड़ता है। आज हमारे पास काफी बेहतर साधन है इंटरनेट की वजह से। ओके, संस्कृत के लिए मैंने क्यों चुना है इसको, मैंने संस्कृत पे काम करना शुरू किया है। तो आप पूछेंगे कि जब इंटरनेट की बात है, तो निश्चित तौर पे कई लोग इन संस्कृत में आज इंटरनेट में लिख रहे हैं संस्कृत में, तो वो तो एक डोमेन रहेगा हमारा। सोशल मीडिया का डेटा को समराइज करना तो बहुत बड़ा डोमेन है। लेकिन आप ये 3 अगर कारण नोट करें, साइंटिफिक लिटरेचर, मैन्युस्क्रिप्ट एबंडेंस और सिमेंटिक प्रोसेसिंग फॉर संस्कृत को इम्प्रूव करें। याद रहेगा सबको? साइंटिफिक, मैन्युस्क्रिप्ट, सिमेंटिक, ये 3 शब्द याद रख लीजिए, ये 3 कारण भी याद रहेंगे आपको। साइंटिफिक लिटरेचर संस्कृत में बहुत है बिल्कुल। ये आपने अभी मैन्युस्क्रिप्ट को का पढ़ा है ओसीआर में, तो मैन्युस्क्रिप्ट कई हैं, उनमें से साइंटिफिक लिटरेचर के मैन्युस्क्रिप्ट कहीं कई हैं और कई ऑलरेडी प्रोसेस्ड साइंटिफिक लिटरेचर है। तो आज जब हम चाह रहे हैं कि हम संस्कृत में शोध को बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि कई अच्छी चीजें निकल कर आए, हम अपने ज्ञान धरोहर को और आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत आवश्यक है कि साइंटिफिक लिटरेचर को हम अपने सामने रखें। अब कोई बच्चा शोध करना चाहता है साइंस की लिटरेचर में, उसको भी ये नहीं पता कि ये मैन्युस्क्रिप्ट उसके लिए उपयोगी होगी या नहीं। तो हमारा जो एंड गोल है जेएनयू में इस रिसर्च का, वो यही है कि हम ऐसा रोबस्ट सिस्टम एक दिन बनाएं, वहां तक पहुंचे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट का कंटेंट समझने में भी दक्ष हो सिस्टम, और वो हमें उसकी समरी दे सके। तो समरी का गोल याद है जो सबसे स्टार्ट में किया था, क्या था? कि हम पढ़ें और देखें कि इस लंबे टेक्स्ट को पढ़ना आवश्यक होगा या नहीं, करेक्ट?
कि इस लंबे टेक्स्ट को पढ़ने का प्रयोजन सिद्ध होगा या नहीं, पढ़ना चाहिए या नहीं। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं और ऐसा ग्रंथ जिस पे आज तक ज्यादा बात नहीं हुई है, जैसे शाकुंतलम टाइप का ग्रंथ नहीं जिसको सबने पढ़ा है, प्रसिद्ध है, प्रिय है, वो ऐसा ग्रंथ है जो अभी थोड़ा किसी ने ज्यादा छुआ नहीं, तो आपके लिए अच्छा होगा ना एक मशीन आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे। गूढ़ में जाना आपका काम होगा बाद में, यदि वो आपको लगे कि उपयोगी है। तो साइंटिफिक लिटरेचर, मैन्यूस्क्रिप्ट एबंडेंस, और फिर अंत में सिमेंटिक प्रोसेसिंग फॉर संस्कृत, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगी कि क्यों है। तीसरा वाला मेरा व्यक्तिगत तौर पे मेरा प्रिय कारण है। ऊपर दो तो है ही, पर तीसरा और भी ज्यादा है। तो ये 3 शब्द याद रखेंगे। अभी मैंने जो सबको की टास्क कर ही रहे हैं, तो ये दो आपके पास पैराग्राफ्स हैं। आपको टास्क ये है कि आप 2 मिनट लीजिए, इसको पढ़िए, और एक पंक्ति में सबसे ज्यादा 2 या 3 शब्दों में अगर आप मुझे इन दोनों पैराग्राफ्स का शीर्षक दे पाए तो आप प्लीज दीजिए मुझे। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, आप भी मेरे साथ पढ़िए, और फिर हम आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। राम लक्ष्मण स्तः राम अमरम खादी, ये वाला पहला है। और दूसरा वाला मैंने एक प्रसिद्ध चलचित्र, हिंदी चलचित्र से लिया है, बसंती एक मैंने ग्रामीण बसंती ऐसे करके, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा क्या है, ये शोले से लिया है मैंने, पर इसमें ये कुछ स्टोरी वोरी इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें मैंने कुछ बस लिखा है। आप कृपया मुझे इन दोनों का एक एक शीर्षक अपने पास नोटबुक्स में लिख लीजिए। सोचने दीजिए, और चिंता मत करिए, इसमें सही गलत कुछ नहीं है, जो आपको मन है लिखिए। हम आपका सर्टिफिकेट नहीं रोकेंगे इस वजह से, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। ये आपका टास्क है ताकि आप मेरे लेक्चर को थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ सकें। डन? ओके। अगर मैं आपको कहूँ कि शीर्षक दीजिए, तो आपने जरूर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो लिखे होंगे, राइट? तो शीर्षक में क्या ये शब्द आपके आए हैं? आम्रम, है ना, या आम्र फलम भी हो सकता है जैसे। दूसरा है बसंती, है ना, तो बसंत्याह, संत्या, ओ, इसमें वो आ गया है, मेरा एरर है, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ और आप डाल सकते थे इसमें, ठीक है। ये मैंने ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स वाली एक्सरसाइज इसलिए कराई कि आप अपने शीर्षक में इन वर्ड्स को जरा मैच करके देखिए, ठीक है। और जब आपने मैच कर लिया इन सबको, ठीक है, ये सारे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये आपको हिंट देगा कैसे एचपी लन ने अपने रिसर्च में इंट्यूशन बिल्ड किया था। उन्होंने ये कहा कि जो टेक्स्ट होता है जो आपके पास आता है, सतही तौर पर कुछ शब्द होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये शब्द है, ये आपको दिख रहे हैं, जो भी कोई आप में से देख रहा होगा, आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपने ये सारे वर्ड जरूर नोटिस किए होंगे। राम लक्ष्मण राम तस्मै रोचते लक्ष्मणाय सह आदि इत्यादि, है ना। इन सब के आधार पर ये ये वर्ड्स जो हैं, ये 2 वर्ड, आम्रम, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से लिखा है, आपका कुछ भी हो सकता है। इसको कहते हैं सरफेस लेवल फीचर। क्या कहते हैं? सरफेस लेवल फीचर। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या है टेक्स्ट का? यही जो आपको सामने दिख रहा है, और इसमें कुछ शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये जो मैंने डार्क में कलर में किया, ये सरफेस सरफेस पे दिख गया ना मुझे। मैंने अभी इसकी विभक्ति आदि का कोई विभाजन नहीं किया, मैंने नहीं देखा कि अच्छा राम लक्ष्मण में द्वितीया थी, अच्छा अच्छा राम क्या था, लक्ष्मणाय रोचते, अच्छा अच्छा, इन सब के एनालिसिस, ये सब कुछ नहीं, सतही तौर पर देखा, राम है, लक्ष्मण को कुछ है। मैं इसमें बाय चांस मैंने आम्रम को छोड़ा है, ये किसी और टास्क के लिए था बेसिकली, पर आप तब भी देख लीजिए आम्रम, है ना। ये आपका सतही तौर पे जो काम किया हमने, दिस इज कॉल्ड सरफेस लेवल एक्सट्रैक्शन। ओके, तो हम इसमें से आम्र वर्ड क्यों मैंने उठाया शीर्षक के तौर पर, क्योंकि आम्र के ऊपर चर्चा हो रही है, ये मैं ह्यूमन के तौर पे समझ ले रही हूँ, है ना। मैंने यही देखा कि ये राम लक्ष्मण की तो बात हो ही रही है, आम की बड़ी चर्चा हो रही है, तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ थिंग दैट आई गेट, दिस इज सरफेस लेवल थिंग। ओके, मैंने ये देखा कि इस पे
और अब अगर मैं आपको कहूँ, हालांकि बहुत बड़ा पैराग्राफ तो नहीं है, फिर भी मैं कहूँ कि इसकी समरी निकालनी है, तो आपने एक तो शीर्षक निकाला, उसका शीर्षक पे बाद में चर्चा करते हैं। अभी अगर मैं ये समरी आपको दूं, मैंने स्क्रीन चेंज किया, ये तो क्या आप ये पाते हैं कि मैं क्या किया? मैंने सिंपली उस 4 सेंटेंसेस में से 2 उठा लिए, मैंने कहा ये इस टेक्स्ट की समरी है। मैंने क्या किया, मैंने उस पैराग्राफ में से उद्धृत कर लिया, जो करते हो, है ना, रामः वाला सेंटेंस भी है उसमें, परंतु वाला सेंटेंस भी है। तो जो समरी आई है मेरे पास, ये ज्यों की त्यों एक्सट्रैक्टिव से उतरी है, लेकिन वो छोटी है आकार में। करेक्ट? ये जो समरी है, इसको हम एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन कहते हैं, कि हमने पहले थोड़ा सा सतही तौर पे शब्दों का आकलन किया, कुछ शब्द हमें इंपॉर्टेंट लगे, हमें लगा इनसे ये जिस सेंटेंस में आ रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे, यही समरी होगी, और उन सारे सेंटेंसेस को जो हमें उस सतह के एनालिसिस पे लगा, उसको हमने इकट्ठा किया। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन। ओके, तो मैंने उस सेंटेंस को जो कहते हो अपनी समरी बना दी। दिस इज एक्सट्रैक्टिव। ओके, संस्कृत के क्षेत्र में एक्सट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन पर सिद्धि बर्वे के साथ 2 को ऑथर्स हैं, इन तीनों का एक पेपर है। अब तक एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन फॉर संस्कृत इन्हीं का काम है, अब तक और कोई काम नहीं हुआ है टेक्स्ट समराइजेशन फॉर संस्कृत में। तो जो एक्सट्रैक्टिव या उद्धरण आधारित टेक्स्ट का सारांशीकरण जो प्रोसेस है, उसमें सिद्धि बर्वे जो है इनका पेपर है। इन्होंने 3 तरीके के मॉडल्स यूज, चाहे तो इनके बारे सकते हैं, नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये थोड़े हायर लेवल के हैं, अभी मैं थोड़ा बेसिक रख रही हूँ। ओके, वेक्टर स्पेस मॉडल मैं पढ़ देती हूँ। वेक्टर स्पेस मॉडल, टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स सेंटेंस फ्रीक्वेंसी, इसको शॉर्ट में TFISF और कहते हैं, और अंतिम है ग्राफ बेस्ड मेथड। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप पिछले लेक्चर्स जो आपने पिछले 2-3 दिन में पढ़े ना, उसको भी थोड़ा रिवाइज करते रहें। तो जो ग्राफ बेस्ड मेथड है, आपको याद होगा कि गिरीश सर ने आपको बताया था अक्षर में, जब वो एंट्रोपी वगैरह का की जो चर्चा थी, अगर आप अपने नोट्स निकालेंगे आपको याद होगा जरूर। ग्राफ में कई टाइप्स होते हैं, साइक्लिक, एसाइक्लिक। तो ये ग्राफ बेस्ड मेथड जो है एक्चुअली प्रयोग, इसमें इसका प्रयोजन काफी है, तो इसको जरा आप थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर आगे चाहें तो। इन 3 आधार पे एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन हुआ। अब जरा एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन पर आए तो मैंने ये समरी दे दी, ठीक है, कि किसका कौन सा प्रिय फल है। मैंने एक जनरल एनालिसिस, ये शीर्षक मैंने दे दी, मैंने कहा ना शीर्षक पे बाद में बात, ये मैंने मान लीजिए शीर्षक दिया, एक लाइन में मैंने इसकी समरी दे दी कि इसमें इस बारे में बात हुई है। अब आपको अगर जानना है राम लक्ष्मण का प्रिय फल क्या है क्या नहीं, आप पढ़ लीजिए स्टोरी। आपको लगता नहीं है तो फिर ठीक है। तो ये जो चीज है ना, दिस इज कॉल्ड समराइजेशन। ध्यान रहे, मैंने यहाँ सिर्फ शीर्षक जनरेशन की बात की है। शीर्षक को जनरेट करना एक एग्जैक्टली टेक्स्ट समराइजेशन नहीं है, पर अभी क्योंकि हमने शुरुआत की है, मैं आपको बस बता रही हूँ कि ऐसा होता है, वो एक अलग डोमेन है काम का। ओके, नेक्स्ट। तो एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन अगर आपको समझ आ गया, तो इससे ये 3 स्तर याद कर लीजिए। डॉक्यूमेंट इनपुट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग है, ऑफ मीनिंग याद रखिएगा, और समरी जनरेशन। तो जो हाउ है ना, कि हम कैसे करेंगे एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन, उसकी ये 3 स्तर होते हैं। ओके, पहला जो स्तर है डॉक्यूमेंट एक का, उसको जरा ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट इनपुट जो लेवल है, उसमें वो डॉक्यूमेंट मशीन रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, और प्रायः ये यूनिकोड में हो तो बेहतर है, ठीक है। तो यूनिकोड का डॉक्यूमेंट जो होता है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में, TXT फाइल्स जो होती हैं, वो हम लेते हैं, एक हम रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं उसका। बहुत डिटेल में नहीं जा रही, अगेन आपको समझ आ रहा हो तो बस बढ़िया है, आज इतना समझ लीजिए, अगले वर्कशॉप में हम इसको और एडवांस लेवल पे समझा देंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटी तौर पे सारे कॉन्सेप्ट्स में टच करके चलना चाहती हूँ। और समरी को अंत में जनरेट करना। तो आपने जो टास्क किया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये राम और लक्ष्मण क्या खा रहे हैं, तो आपके पास एक आंसर होगा, आम खा रहे हैं।
या नहीं खा रहे। मैं अगर पूछूं कि बसंती के बारे में क्या बात हो रही थी उस पैराग्राफ में, आप कहेंगे अरे वो गांव के बारे में बात की, वो एक गब्बर है वगैरह वगैरह। आपके मन में एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपने वो सारे किरदार, सारी चीजें फिट कर ली, राइट। तो जैसे ही आपने कुछ भी टेक्स्ट लिया, जैसे आपने शोले देखी फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होता गया। आप अपने दोस्त को जाके 3 घंटे में तो स्टोरी नहीं बताते, आप शॉर्ट में बताते हैं, ऐसा था ऐसा ऐसा था। आप ये कब बता पाए? जब आपकी मेमोरी ने वो रिप्रेजेंटेशन रिटेन किया। यही कुछ चीज हम मशीन में एम्यूलेट, मशीन में हम इसको इमिटेट करना चाहते हैं। ओके, so when you input a document, you give it a representation. Usually this is a semantic, मतलब abstractive text summarization में it is a semantic representation that we focus on. और उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम समरी को जनरेट करते हैं। समरी जनरेशन का काम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के डोमेन में आता है। ठीक है, तो हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड देन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। वो सब एक ही है बट अलग अलग 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, सारे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एनएलपी के ही अंग है। तो एब्स्ट्रैक्शन में ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन में हमें हम डेटा कैसे तैयार करते हैं उसका मैं उस पर थोड़ा दिखा दूं आपको। ये मैंने एक डमी डेटा तैयार किया। मेरे पास जो डेटा है वो फिलहाल मैं पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्प्ले कर सकती, तो मैं ऐसे दिखा आपको। आपके पास ये लेफ्ट में आपके पास डेटा है और राइट कॉलम में आपके पास उसकी समरी है, एक या ओके। हम सुपरवाइज लर्निंग मेथड के तौर पे जब मशीन को ट्रेन करते हैं, अब आपको आई होप इतने लेक्चर्स के बाद ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ये सारे टर्मिनोलॉजी समझ आ रही हो। नहीं आ रही हो तो यदि यूट्यूब पे फिलहाल मैं नहीं देख पा रही, अगर कोई है तो आप अपने कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी या क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लूंगी। तो सुपरवाइज लर्निंग मेथड्स का हेलो, यस सर। तो सुपरवाइज्ड मेथड जो है, इसमें एक टेक्स्ट है इधर, पैराग्राफ 1 जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज, ये आपका टेक्स्ट है जो आपको समराइज करना है, और ये उसकी 2 लाइन में समरी जो ह्यूमंस हमने बनाई है, हम और आप। ओके, ऐसा एक डेटा तैयार किया जाता है। अब मैंने भी ऐसे ही तैयार किया है अपना डेटा सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड के लिए, राइट। तो इस ऐसा एक लंबा चौड़ा डेटा, कई हजार लाख सेंटेंसेस का, विद इट्स पैरेलल समरी, ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये एक पैरेलल डेटा है, लेबल्ड डेटा है। टेक्स्ट और उसकी समरी, टेक्स्ट और उसकी समरी, टेक्स्ट और उसकी समरी। हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है, अगर आपको ट्रेनिंग टेस्टिंग एकदम क्लियर है, ट्रेनिंग में जब देते हैं तो हम इस डेटा को ट्रेनिंग में देते हैं। आप और हम तो बचपन से सुन रहे हैं, तो हम सीख गए। मशीन को हम ऐसा डेटा देते हैं कि देखो ये पैराग्राफ है, इसकी ये 2 लाइन की समरी है, ये सेकंड है, इसकी 2 लाइन की ये समरी है, ये तीसरा है, इसकी 2 लाइन की ये समरी है। अब वो ट्रेन हो जाता है। ओके, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पीछे का कॉन्सेप्ट, पहला नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, वी वांट टू क्रिएट अ नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। और मशीन के डोमेन में ना अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा पाना थोड़ा कठिन काम है, तो हम अपना बेस्ट पॉसिबल तरीका अपनाते हैं कि हम ऐसा उसको ट्रेन कर दें, देखो ये मिलेगा, ऐसा डेटा मिलेगा तो ऐसे समराइज करना, ऐसा मिलेगा तो ये समरी देना, राइट। दिस इज हाउ वी प्रोसेस, दिस इज हाउ वी, मैं अप्रोच बता रही हूँ। आई होप दिस इज अ बिट क्लियर, आई होप पीपल आर गेटिंग इट, नहीं तो मैं Q&A में लेती हूँ। डेटा प्रिपरेशन एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन के लिए जो दूसरा लेवल है कि हम कैसे मशीन को समझाएं कि हमारा टेक्स्ट कैसे समझना है, उसमें 2 और मेथड्स है जिन पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ। एक तो सुपरवाइज, ओके, उसका डेटा आपने देख लिया कैसा था। एक मेथड है वो है ऑन्टोलॉजी बेस्ड। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? जो लोग दर्शन से हैं, तत्व मीमांसा है ना, तत्व के बारे में जानना कि इसमें क्या बात है, कि न्याय का की तत्व मीमांसा क्या है, न्याय में क्या बात हुई है, इसमें क्या बात हुई है। तो जो टोलॉजी है वो ये कहता है, वो ये है कि क्या एग्जिस्ट करता है इस पूरे में, इस डेटा में क्या क्या तत्व है, फाइन। और अंग्रेजी, क्योंकि ये जो ऑन्टोलॉजी शब्द है ये अंग्रेजी एनएलपी में ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, तो जो इंग्लिश एनएलपी एंथुसियास्ट है उन्होंने इसको ऑन्टोलॉजी का नाम दिया है एज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्ट, फाइन। तो जैसे कि मेरा जो राम लक्ष्मण वाला पैराग्राफ था,
उसमें कॉन्सेप्ट तरीके से खाना, आम खाना, राम लक्ष्मण आदि इत्यादि, ठीक है। जब आप इसको एक डिक्शनरी के तौर पे लिस्ट कर देते हैं ना कि ये ऐसा ऐसा है, जैसे कल पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के बारे में पढ़ा था, याद है, टैग करते हैं, टैगिंग उसी टाइप से कुछ की जाती है, कॉन्सेप्ट और उसके बीच के रिलेशंस की। फाइन। ये आपको इसके लिए थोड़ा सा अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड समझने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिपेंडेंसी, ग्रामर का अगर समझेंगे तो आपको शायद ऑन्टोलॉजी ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मैंने नाम बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा कभी, जो रस्किन मार्टिन में भी। तो इस डेटा में कितने कंसेप्ट हैं, इनका आपसी संबंध क्या है। तो जैसे कि राम और आम के बीच का संबंध क्या था, बिकॉज ऑफ ईटिंग, है ना, उस टाइप से कुछ। और ग्राफ बेस्ड भी कुछ इसी तरीके का है, जहाँ पे हम जो ग्राफ बनाते हैं, इस पीपीटी में नहीं है, आप को गिरीश सर ने जैसे बताया था पहले, मैं विजुअल देना चाहती थी, बट आई डोंट नो अभी मेरे पास टाइम है या नहीं। आई सेंड यू अ लिंक सेपरेटली, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ग्राफ भी उन कॉन्सेप्ट्स और उनके बीच के रिलेशंस को बताता है, ठीक है। मैं इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको जल्दी हम इसी चैनल पोस्ट कर देंगे, आप वहां से फिर देखिए। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं कि संस्कृत लिटरेचर का क्या रोल है इसमें, हम संस्कृत लिटरेचर से कहाँ मदद ले सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में। वहां पे है कि दो, मेरे हिसाब से, मेरी जो अब तक की रिसर्च है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। वो यही है कि एक तो आप जो संस्कृत का ग्रामर है उसमें से मॉडल्स ले सकते हैं, मतलब लैंग्वेज मॉडल और लिंग्विस्टिक मॉडल्स, और फिर उसको अपने एल्गोरिथम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वही उसी से रिलेटेड दूसरा है कि लिंग्विस्टिक एनालिसिस, जैसे आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप नव्य न्याय के ग्रंथ ले लीजिए, कि है ना, कि भूतले घटः कैसा है, वो भूतल कैसा है, ठीक है, वो किससे कितना अवच्छिन्न है, आदि इत्यादि चीजें। इन सब चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मतलब इनको अगर पढ़ें तो संस्कृत के आधार पर हम सिर्फ ना सिर्फ संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज के एनालिसिस कर सकते हैं और उसको अपने अपने टेक्नोलॉजिकल पार्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फाइन। तो एक आपके लिए अगेन आई हैव अ टास्क फॉर यू हियर बिफोर वी मूव टू एनी अदर थिंग, कि कैसे टेक्स्ट समराइजेशन का कंटेंट समझा जाता है। अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है ना, कि मशीन को हम कैसे समझाते हैं कि हमारे टेक्स्ट में क्या है। तो एक छोटा सा उदाहरण है, बस आपके सामने फिर से वही टेक्स्ट है। आप इसमें तीन कलर्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, तस्मै, सह और तत्। ओके, 2 मिनट लीजिए, ये बताइए, आप ऐसे टेबल बना लीजिए, तस् किसके लिए बोला गया, सह किसके लिए, तत् किसके लिए। सिंपल, आई गिव यू 1 मिनट। 12:49 हो रहा है मेरे घर में, 12:50 या उससे कम में ही मैं शुरू करूँ। किसके लिए क्या है? ओके, आई होप। एक और शब्द था, सॉरी आई मिस, तऊ। तऊ भी है ना, तऊ वर्ड है, मैंने ग्रीन में किया, शायद आपको दिख ना रहा हो वहां। तस्मै सह तत् और तऊ, तऊ खादतः, ठीक है। तो किसके लिए कौन है, आपने कर लिया होगा। तस्मै किसके लिए है, राम के लिए, ठीक है। लक्ष्मण के लिए क्या है, सह। तत्, तत् फिर किसके लिए, आम्र के लिए, वेरी गुड, जिसने बताया। और तऊ किसके लिए, उन दोनों के लिए, राम लक्ष्मण। यहाँ आप, तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि हमने वर्ड्स को रिलेट किया है, किसके साथ कौन है, ठीक है। अभी अभी जो आपने किया, दिस प्रोसेस इज इन वे आपने किया ना, इसको कहते हैं को रेफरेंस रेजोल्यूशन। ओके, को रेफरेंस रेजोल्यूशन, जो द्वितीय बिंदु कौन है आप है? पढ़ पा रहे हैं, को रेफरेंस रेजोल्यूशन। को ये रेफर, कौन है? किसको कौन क्या रेफर कर रहा है, ठीक है। तो यूजुअली ये प्रोनाउंस के सेंस में आता है, कि जैसे हमने यहाँ सह कर दिया था ना, तो राम की जगह में सह कर तो दिया, पर मशीन कैसे समझेगी सह क्या है। तो दिस हमारे यहाँ प्रोसेस इज कॉल्ड को रेफरेंस रेजोल्यूशन। हम लोग गए थे फाइन। बार हम बताने अपने नेपाल जब डेटा तैयार करते हैं तो हमारे जैसा में इस प्रोसेस का भी महत्व है। आप हमारे यहाँ
आई थिंक माधव गोपाल सर, आई थिंक गिरीश सर विल बी एबल टू टेल बेटर। माधव गोपाल सर का एक शायद को रेफरेंस रेजोल्यूशन पे काम है, एनाफोरा रेजोल्यूशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनाफोरा भी एक इसी का तौर पे होता है, ठीक है। कोहेरेंस रेजोल्यूशन जो द्वितीय पंथ है एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन में, कोहेरेंस क्या होता है कि टेक्स्ट जो है वो कितना संबद्ध है एक से, ठीक है। कोहेरेंस का मतलब होता है कि एक फ्लुएंसी ऑफ द टेक्स्ट, धारा प्रवाह है कि नहीं उस टेक्स्ट में। तो हम अगर समरी जनरेट कर रहे हैं, मैं आपको अगर स्टोरी की स्टोरी बताऊं, तो मैं आपको सिंपल सिंपल अगर ये बोल दूं कि बसंती गई, यू नो, वीरू वाज देयर, हाँ फिर जय जो है वो एंड में मरता है, नहीं जिंदा रहता है, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट स्टोरी का। तो द पॉइंट इज आप वो लिंक नहीं कर पाएंगे, दैट इज बिकॉज द स्टोरी डजंट हैव कोहेरेंस। So when generating text NLP, you need coherence resolution, okay? और ये दोनों ही वो चीफ कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्स्ट समराइजेशन के, जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस का पार्ट है। तो मैं जो ये पीछे कह रही थी ना आपको, ये आपको देखा, मॉडल्स फ्रॉम ग्रामर एंड लिटरेचर रिच इन लिंग्विस्टिक एनालिसिस, ये इसी के लिए मैंने ये दिया है। जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, या और भी कई ग्रंथ है, कई कई मॉडल्स होते हैं। ये सारे ग्रंथ आप आवश्यक हैं, अगर आप इनसे पढ़ के हम ऐसा कोई काम करें एब्स्ट्रैक्शन का, कि हम डेटा ऐसा बनाए कि हमारा ये सारी चीजें इजीली डेटा में डालने लायक हो, ठीक है। एक आखिरी कॉन्सेप्ट जिसपे मैं टच करना चाहती हूँ बिफोर वी एंड, वो है, अब आपने देखा हमने मशीन को ये बताने का काम कर दिया कि डेटा में क्या है और डेटा में कैसे समझना है, हमने को रेफरेंस रेजोल्यूशन कर दिया, सब कर दिया। एक ये आखिरी टास्क है, आप अगर इस पूरे 3 सेंटेंसेस मैंने रखे हैं, कैन यू टेल मी जो ब्लैंक में है वो वर्ड कौन सा होना चाहिए? आई लव मैंगो डैश, शी स्टडीज इन डैश, आई लाइक डैश। ऑप्शन में है, देख लीजिए आपके सामने है। आई लव मैंगो क्या होगा? आइसक्रीम की स्कूटर। शी स्टडीज इन डैश, यूनिवर्सिटी की नोटबुक। आई लाइक डैश, संस्कृत की यस्टरडे। ओके, तो जो लोग यूट्यूब पे है फटाफट कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। आई लव मैंगो स्कूटर क्यों नहीं हो सकता? मुझे सब पता, सबने आइसक्रीम लिया होगा, ठीक है, पर आई लव मैंगो स्कूटर में क्या प्रॉब्लम है? मैंगो स्कूटर है तो बच्चे का होगा, ठीक है। शी स्टडीज इन नोटबुक, है ना, शी स्टडीज थ्रू नोटबुक चलता, तो नोटबुक में तो कोई नहीं पढ़ सकता ऐसे, ठीक है, जिस सेंस में कहा गया है, तो यूनिवर्सिटी ही है। एंड आई लाइक यस्टरडे, ये भी गलत हो जाएगा, आई लाइक इट यस्टरडे या आई लाइक द डेज गॉन, ऐसा कुछ। पर जब नॉर्मल बात है तो जाहिर सी बात है यहाँ संस्कृत है। ये जो आप सबने अभी बताया, ठीक है, कि ये क्यों ये 3 वर्ड है यहाँ होंगे, या आमतौर पे भी अगर मैं कुछ बोलती हूँ और आप पकड़ लेते हैं कि अगला शब्द क्या है, ये आपने ना, आपके अंदर का एनएलजी सॉफ्टवेयर था, ह्यूमंस के अंदर का जो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन सॉफ्टवेयर है, वो आपका काम कर गया अभी, ओके। और वो क्यों काम कर गया? क्योंकि आपने ये सारे वाक्य बचपन से सुने, और आपको ये भी पता है कि मैंगो के साथ स्कूटर नहीं आइसक्रीम आएगा, राइट? आपको दुनिया की नॉलेज है, आपको पता है कि मैंगो का तो आइसक्रीम ही होता है, स्कूटर तो नहीं होगा। और नहीं तो आइसक्रीम की जगह कोई और चीज हो जाएगी, मैंगो, कस्टर्ड, समथिंग एल्स, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी लंच, आई अंडरस्टैंड। सो आई लव मैंगो आइसक्रीम, दिस इज अ बेटर सेंटेंस। इसको हम कहते हैं, जो आपने ये पढ़ा, आपने अभी गेस किया कि मैंगो के बाद आइसक्रीम आएगा, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल। आपके मन में एक मॉडल है, आपके मस्तिष्क में एक मॉडल है, ठीक है, विच इज ऑलरेडी देयर, एंड दिस इज व्हाट एनएलजी डज। एक पार्ट है एनएलजी का लैंग्वेज मॉडल, तो उसको ये पता हो कि अगला शब्द क्या जनरेट कर। आपके मोबाइल में सबके पास ऑटो करेक्ट है, राइट? ऑटो करेक्ट हमेशा गलत करता है ना, यस, वी ऑल हेट ऑटो करेक्ट, बट यस, ऑटो करेक्ट इज द पार्ट, इज दैट वेरी लैंग्वेज, इट्स दैट वर्ड प्रिडिक्शन सिस्टम, राइट? तो संस्कृत का, जब आप ये समझिए कि मैंने डेटा दे दिया एल्गोरिदम को, मशीन को दे दिया, ठीक है, मशीन जो है वो समझ भी गया थोड़ा बहुत,
उसने ये भी पता लगा लिया कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब वो क्या करे, जनरेट कैसे करे, इसके लिए एनएलजी और लैंग्वेज मॉडल काम आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ठीक है। तो इस पे मैं भी काम कर रही हूँ, दिस इज स्टिल अंडर वे। तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का जो पार्ट होता है किसी भी सिस्टम में, दैट इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू जनरेट द साउंड। अब आप कहेंगे कि हम ज्यों का त्यों कोड, हमें समरी क्यों चाहिए? क्योंकि रिमेंबर, एब्स्ट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन कभी भी ज्यों का त्यों टेक्स्ट से उठाता कभी नहीं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्टिव टेक्स्ट समराइजेशन हमेशा क्रिएट करता है, नए शब्द लेकर नई समरी, ऐसे ही जैसे मनुष्य देता है, फाइन। So this is where your idea of abstractive text summarization comes in, right? तो अगर मैं अपने पूरे टॉक को समराइज करूं, तो हमने 3 टास्क किए और हमने ये जाना कि एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन क्या है, समराइजेशन क्या है, ये प्रोसेस थे। इनके आधार हम मशीन को ट्रेन करते हैं कि मशीन नेचुरल लैंग्वेज हम बोलते हैं समझे, अंडरस्टैंडिंग करे, उसकी प्रोसेसिंग करे यानी कि समरी जनरेट करे। समराइजेशन का ये मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। तो आप अगर आज के लेक्चर से आपको बहुत नहीं भी समझ आया हो, तो इन 3 कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ओके। मैं एक डेमो दूंगी छोटा सा, मेरा टूल नहीं है वो पब्लिकली अवेलेबल ऑनलाइन टूल है, ऑटोमेटिक समराइजर। इस बीच अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, पर दिस is the tool. It is available online, autosummarizer.com. ये मोस्टली एक्सट्रैक्टिव समराइजर है, एब्स्ट्रैक्शन पे कम काम होता है क्योंकि आपने देखा है कितना कॉम्प्लेक्स है। तो इस पे अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश का कोई टेक्स्ट ले आऊं, ये अच्छा 2 चीजें, भारतीय भाषाओं में तो कम है ही और एब्स्ट्रैक्टिव में और भी कम है। तो प्रायः जो होता है ना, अंग्रेजी का एक्सट्रैक्टिव यानी उदाहरण बेस्ड समराइजर ही प्रायः प्रचलित है। तो जैसे इन शॉर्ट्स एक ऐप है, मैंने बताया आपको, है ना, उसमें होता है। आप जो गूगल या विकिपीडिया पे कभी जाते हैं उसमें भी समरी रहती है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो ये जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया, दिस इज नॉट मेंट टू ऑफेंड एनी क्रिकेट फैंस, आई एम नॉट अ फैन, मैंने बस सेलेक्ट एक रैंडम आर्टिकल सेलेक्ट किया है। आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस। ये मैं सिर्फ बता रही हूँ, आप जब गूगल करते हैं ना, आप गूगल करेंगे अपने सिस्टम से, ये टूल आपको वही मिल जाएगा। अब ये एक उदाहरण है, यहाँ पे तो खैर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, दिस इज जस्ट इन बीटा मोड। पर ये यूजुअली न्यूज, अभी मैंने दिया भी वैसे एक ही पैराग्राफ था, मुझे पूरा आर्टिकल देना चाहिए था, बट इंटरनेट की समस्या के कारण मैं नहीं दे रही हूँ। तो मैं पूरा जो पैराग्राफ पेपर पेज था उसको अगर मैं इधर डालती तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मुझे ये दे देता, ओके। तो आप ये ट्राई करिए इस टूल को। अगर आपका कोई आपके प्रश्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं। दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू एंड माय लेक्चर, एंड 10 मिनट्स मैंने रखे थे आखिरी के 10-15 मिनट को क्यों एक ऐसे ही बच गए, पर फिर भी मैं 5 मिनट शायद अगर किसी का कुछ है तो। शगुन जी, चैट ओपन कर दिया गया है क्वेश्चन के लिए और आपकी ईमेल आईडी भी दिया गया है वहां पे, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो उनको वहीं पे मेल करना पड़ेगा।